हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SSR विद्याकरण पर स्वागत है। जैसा कि आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है हम ऑलरेडी पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज जो करने वाले हैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 बोल क्या रहा है, तो बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थिति में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। यानी कि जो स्थिति में दे रखी है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसमें एक श्रेणी बनेगी। अब जो श्रेणी बनेगी क्या वो AP है या नहीं है, हमें ये बताना है। ठीक है, आओ कर लेते हैं बात। ठीक है, देखो क्या दे रखा है सेकंड नंबर का कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, यहाँ पे जो AP बनेगी ना, जो बेलन में उपस्थित हवा है उसकी AP बनेगी। ठीक है, कैसे बनेगी वो अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप। देखो किसी बेलन में पहली सी बात यह है कि बेलन कैसा होता है वो देखो। तो ये क्या है, एक हमारा बेलन, ये क्या है हमारा बेलन है। आपको पता है ना ये क्या होता है, ऐसा बेलन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बेलन। अब बेलन में उपस्थित हवा, अब इस बेलन में क्या है, हवा भरी हुई है। क्या भरी हुई है, इसमें हवा उपस्थित है कुछ। ठीक है, ये हवा भरी हुई है इसमें। अब इसमें हवा उपस्थित है, इसकी कोई मात्रा होगी, मैं नहीं पता कितनी है। ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप, अब इसमें कोई ये पंप लगा है, मान लो यहाँ पे एक पंप लगा है, ये क्या करता है, इसमें से वायु को बाहर निकाल देता है, हवा को बाहर निकाल देता है। तो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। यानी कि जब एक बार में हवा निकालता है तो वो कितनी निकालता है, उस बेलन में जितनी हवा उपस्थित होती है ना, उस बेलन में हवा जितनी उपस्थित होगी उसका 1/4 भाग निकालता जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो पहली बार में निकाल दी 1/4, अब जो बची उसका भी 1/4, फिर बची उसका भी 1/4, अब जो बचेगी उसका भी 1/4 निकालेगा। इस तरीके से जो है 1/4 हवा निकालता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है उसने कि हवा का 1/4 भाग निकालता है। क्या करता है वो, हवा का, देखो हवा का 1/4 भाग वो बाहर निकालता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अब 1/4 हवा तो हमें पता ही नहीं है कितनी है, हवा हमें नहीं पता कितनी है। ठीक है, तो हवा अगर पता ही नहीं है तो सपोज करो मैंने मान ली हवा कितनी है, x है। अब उसका 1/4 निकालना है, का मतलब गुणा और 1/4। ठीक है, इस तरीके से निकालेगा। लेकिन एक चीज समझो, यहाँ पे हम इस सवाल को x मान के तो कर सकते हैं, एक्स मान के कर सकते हैं, लेकिन एक्स मान के लिए आपके लिए थोड़ा समझना, यानी कि समझ तो जाओगे लेकिन आपके लिए थोड़ा करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्स में चलेंगी सारी चीजें, जो पद आएंगे है ना श्रेणी के वो किस में आएंगे, एक्स में आएंगे, और एक्स देखते ही दिमाग होता है खराब। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हवा एक्स ना मान के हम क्या करेंगे, 4, देखो हवा को 4 से तो काटोगे ही काटोगे इस तरीके से। तो ऐसे हम हवा, इतनी हवा मान लो कि 4 से कट जाए, क्या कर हो जाए, 4 से कट जाए। अब 4 से कटे वो कम से कम 2-3 बार तो कट जानी चाहिए, कम से कम 3-4 बार तो कट जानी चाहिए, ऐसी माननी है। तो ऐसा मानने के लिए क्या करेंगे हम, जो 4 से कटने वाली संख्या है, तो 4 का 3 बार कट जाए तो इसके क्या करेंगे, 4 का क्यू मान लो, क्या करो 4 का क्यू मान लो। और 4 का क्यू कितना होता है, 64, यानी हवा मैंने मान ली 64। अब 64 का 1/4 निकालेगा, अब ये आसानी से कट जाएगा 16 बार। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो इस तरीके से एक्स ना मान के हम कुछ मान लेंगे नंबर, और वो नंबर क्या मान लेंगे, 64। तो सिंपल सा लिखेंगे कि माना हवा, माना माना उपस्थित हवा, माना उपस्थित हवा कितनी है इसमें, जिसमें हवा भरी हुई है वो हवा है 64। कितनी है, 64। ठीक है, कितनी हवा है, 64 है। ठीक है, अब पहली बार समझना ध्यान से, पहली बार, अब पहली बार में क्या होगा, अब जो 64 है उसका 1/4 हवा बाहर निकाल देगा। ठीक है, कितनी निकालेगा, हवा का 1/4 भाग निकालेगा। अब निकाली हुई हवा, समझना ध्यान से, निकाली हवा कितनी निकालेगा, निकाली हवा, तो 64 का जो हवा भरी हुई है उसका 1/4 निकालेगा। कितनी निकालेगा, 64 का 1/4। तो 4 से 64 गया कितनी बार, 16 बार। तो कितनी निकाल रहा है वो हवा, 16 निकाल रहा है। ठीक है, लेकिन ये पद नहीं है, ये जो आया है 16 है, ये पद नहीं है। उपस्थित हवा कितनी है, 64। अब ये जो 64 है यही हमारा पहला पद है, ये हमारा क्या है, पहला पद है, क्योंकि बात कर रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। किसकी बात कर रहा है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा की बात कर रहा है। तो पहली बार में कितनी उपस्थित थी, 64। अब पहली बार में निकाली हमने, देखो
पहले टोटल कितनी थी 64। जब पहली बार निकाली तो 16 निकाल दी, अब 16 निकाल दी तो अब उपस्थित कितनी है, अब उपस्थित हवा देखोगे, अब उपस्थित हवा जो है 64 में से 16 निकल गई, 64 में से 16 निकल गई है, तो कितनी बची बताओ। तब घटाओगे 14 में से 6 गया, कितना बचा, 8 बचा, और 5 में से गया 4, यानी कि अब 48 हवा बच रही है। पहले 64 उपस्थित थी, 16 निकल गई, कितनी उपस्थित है अब, 48। ठीक है, अब दूसरी बार निकालेगा, अब दूसरी बार निकालेगा, दूसरी बार में देखो ध्यान से समझना, दूसरी बार देखो, अब उसने उपस्थित कितनी है, अब 48 है, अब इसमें बची कितनी है, 48 है, क्योंकि शेष हवा कितनी बच रही है, 48 बच रही है 16 निकलने के बाद। अब शेष का कितना निकालेगा, 1/4। अब वो निकालेगा कितनी हवा, निकाली हवा, कितनी हवा निकालेगा, ध्यान से समझना, निकाली हवा। अब शेष कितनी है, अब 48 ही तो शेष है, अब इसका 1/4 निकालेगा, कितना निकालेगा वो, 1/4 निकालेगा। अब 4 से जब इसको काटोगे तो कितनी बार गया, 12 बार गया, यानी कि अब कितनी निकाल दी इसने, 12 निकाल दी। तो अब इसमें हवा कितनी उपस्थित है, अब ये ध्यान से समझना, कितनी हवा उपस्थित है, थी कितनी, 48 का ही तो 1/4 निकाला है, थी कितनी 48, और निकाल कितनी थी इसने, इसमें से 12 निकाल दी, तो बची कितनी उपस्थित, तो 8 में से 2 गया 6, और 4 में से गया 3, 36 उपस्थित है। कितनी उपस्थित है, 36। अब इतना ही काफी है, हमारे पास 3 पद आ गए, किसी भी एपी को चेक करने के लिए अगर शुरुआत के 3 भी काफी है, उनमें से आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो उपस्थित हवा पहला पद, उपस्थित हवा दूसरा पद, उपस्थित हवा तीसरा पद, क्योंकि उपस्थित हवा की मात्रा की बात कर रहा है, तो जो पद बनाएंगे हम उपस्थित हवा के पदों को बनाएंगे, ना कि निकाली हुई हवा के। ठीक है, ध्यान से ध्यान रखना। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। अब जो श्रेणी बनेगी हमारी, तो पहली बार कितनी थी, 64 थी, फिर बची कितनी, 48, अब फिर कितनी बची, 36। इसी तरीके से और भी बचेगी, लेकिन हमें इतनी ही काफी है हमारे लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो इन दो पदों के बीच का अंतर तो D1 होगा, और इन दो पदों के बीच का अंतर D2 होगा, और ये हमारा क्या है, पहला पद A2, ये हमारा सॉरी पहला पद A1 और दूसरा पद A2, ये क्या है A3, तीसरा पद है। अब D1 निकालोगे तो D1 जो आएगा, D1 क्या है, इन दो पदों के बीच का अंतर, यानी कि A2 और A1 का अंतर, A2 और A1 का अंतर। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, पद में से पिछला पद, जैसे A2 है तो A2 का पिछला पद क्या है, A1 घटाओगे ना कि अगला पद, ध्यान से समझना। ठीक है, अब यहाँ पे निकालो, A2 कितना है, 48, A1 कितना है, 64। A2 कितना है, 48, और A1 कितना है, 64। जब इसमें से घटा दो, क्या करोगे, इसमें से घटा दो। अब देखो 64 में से 48 गया, क्या गया, 64 में से 48 जाएगा, तो देखो 14 में से 8 गया, कितना बचा, 6, और 5 में से 4 गया तो कितना बचा, 1, और बड़ी 64 है इसलिए उसका चिन्ह आएगा माइनस का। ठीक है, तो कितनी बच रही है, माइनस के 16। अब ऐसे D2 निकालो, यहाँ पे D2 निकालोगे, तो D2 जब निकालेंगे तो सारवंतर निकालेंगे, यानी कि D2 सारवंतर ही तो है, तो यानी कि A3 में से इसका पिछला पद, यानी कि A2, A3 में से इसका पिछला पद यानी कि A2 माइनस करेंगे। अब A3 कितना है, 36 में से A2 यानी कि 48 जब माइनस करोगे तो कर लो। देखो 8 में से 6 गया, कितना बचा, 2, और 4 में से 3 गया तो कितना बचा, 1, वो भी किसके, माइनस की, क्योंकि बड़ी वाली 48 किसकी है, माइनस की। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे D1 कितना है, माइनस के 16, D2 कितना है, माइनस के 12। तो आप देख सकते हो कि D1 जो है बराबर ही नहीं आ रहा है किसके, D2 के, क्योंकि ये अंतर तो बराबर ही नहीं है, क्योंकि अंतर तो हमेशा श्रेणी में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, जब तो क्या हो सकती है, समांतर श्रेणी हो सकती है, यानी कि एपी कहलाएगी। अगर अंतर ही बराबर नहीं है तो किस बात की एपी, तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि D1 D2 बराबर ही नहीं है, तो पूछ रहा था सूची एपी है और क्यों, यही नहीं, क्योंकि बराबर ही नहीं है, एपी है ही नहीं, तो आप क्या लिखोगे, अतः अतः एपी अतः एपी नहीं है, अतः एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अंतर ही बराबर नहीं आ रहे भाई, पदों के बीच का अंतर बराबर ही नहीं आ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो इस तरीके से जो हमें इस क्वेश्चन को हल करना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो हमारी श्रेणी बनेगी वो किसकी बनेगी, उपस्थित हवा की बनेगी। तो पहली बार उपस्थित हवा 64 थी, जब हमने निकाली 16 निकलेगी, तो अब कितनी उपस्थित है, 48, फिर 48 में से 12 निकलेगी तो अब उपस्थित कितनी है, 36, ऐसी आगे निकलती जाएगी। तो ये हमारे पद आ गए, इसमें से सारवंतर निकाले तो बराबर नहीं आ रहे थे, इसलिए पी नहीं है। क्लियर है इतनी बात, है ना, क्लियर होगी, और आपको ये समझ आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो एक बार देख लेना, तो और अच्छे से समझना है आपको तो पिछली क्लास देख लेना, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हम इसके पहले के क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पार्ट की तरफ।
ठीक, आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट हमें दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे यानी क्वेश्चन नंबर 1 के तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है, देखो। तो बोल रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, ठीक है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। एक कुआं खोद रहे हैं, अब कुआं खोद रहे हैं तो कुएं खोदने में भाई वाले मजदूर तो कुछ ना कुछ तो रुपए लेंगे भाई। ठीक है, अब उसने बोला है कि जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है। अब मजदूर ने बोला अगर आप मुझसे कुआं कितना 1 मीटर, प्रथम मीटर यानी कि पहले 1 मीटर का कुआं खुदवाओगे ना, पहले 1 मीटर खुदवाओगे तो आपसे मैं 150 रुपए लूंगा। ठीक है, फिर उसने बोला जैसे अगर आप 1 मीटर के बाद और खुदवाओगे तो बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई कितनी है, 50 रुपए बढ़ती जाती है। तो बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई 50 बढ़ती जाती है। जैसे सपोज करो उसने जो है एक कुआं खोदा कितना 1 मीटर का, यहाँ तक कुआं खोद दिया, यहाँ तक कुआं खोद दिया उसने, तो यहाँ तक उसके कितने रुपए हो गए, 150 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए, 150। इस 1 मीटर के रुपए कितने हो गए, 150। अब जैसे ही अब अगर आप मुझसे बोलो कि 1 मीटर और खोद दो भाई, अच्छा भाई 1 मीटर और खुदवाना है, ठीक है खुदवाओ, चलो खोद दिया, लेकिन मैं तो 1 मीटर खोद दूंगा अगला, लेकिन मुझे 50 रुपए एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे, यानी कि बढ़ जाएंगे मेरे, तो 50 रुपए और बढ़ जाएंगे इसके, कितने बढ़ जाएंगे, 50। तो यहाँ तक जो है इसके रुपए हो जाएंगे कितने, बताओ, 150 और 50 हो गए कितने, 200। यहाँ तक तो हो गए कितने, 200। इसी तरीके से जब आगे और खुदवाओगे तो 1 मीटर और खुदवाओगे इससे कुआ, 1 मीटर और खुदवाओगे तो 50 रुपए और देने पड़ेंगे इसको, 50 रुपए और देने पड़ेंगे। तो यहाँ तक 200 हो गए, अब 50 और दे रहे हो तो यहाँ तक कितने हो जाएंगे बताओ, 250 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से और जाओगे तो और जाओगे तो 1 मीटर खुदवाओगे तो कितने देने पड़ेंगे, 50 और देने पड़ेंगे। तो यहाँ तक तो कितने दे दिया, 250 दे दिए। अब 250 दे दिए, 50 और दे दोगे तो कितने हो जाएंगे, 300 रुपए हो जाएंगे। इस तरीके से खुदवाते जाओ, पैसे देते जाओ, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो श्रेणी बनेगी वो ध्यान रखना, वो श्रेणी बनेगी ना किसकी बनेगी, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी कि किसकी बनेगी, प्रत्येक मीटर पे खुदाई की श्रेणी बनेगी। जैसे यहाँ पे पहले मीटर के कितने मिले, 150, फिर यहाँ पे दूसरे मीटर पे कितने मिलेंगे, उसको 200 हो गए, फिर यहाँ पे तीसरे मीटर पे कितने हो गए, देखो यहाँ पे 250 हो गए, फिर यहाँ पे कितने हो गए, 300। तो ये क्या है, हमारे श्रेणी के पद हैं, यानी कि श्रेणी के क्या है, ये पद है, एपी के पद हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा, क्या सिंपल सा लिखते हैं कि पहले मीटर, पहले जो मीटर है, पहले मीटर की जो रुपए होंगे कितने है भाई, सिंपल सा दे रखा है 150। कितना दे रखा है, 150। जैसे ही आप सेकंड मीटर पे जाओगे तो आपको 150 तो पहले 1 मीटर के मिल गए, लेकिन 1 मीटर एक्स्ट्रा खरीदा है तो उसके कितने मिलेंगे, 50 रुपए बढ़ते मिलेंगे आपको। तो कितने हो जाएंगे बताओ, 200। अब जैसे 3 मीटर पे जाओगे आप तो आपको यहाँ तक तो 200 मिल गए, 2 मीटर तक तो 200 मिल गए, लेकिन 1 मीटर एक्स्ट्रा और खोद रहे हो तो 50 एक्स्ट्रा और मिल जाएंगे। तो कितने हो गए बताओ, 250 हो गए। कितने हो गए, 250। ऐसे ही आप और भी खोद सकते हो। अब अगर 4 मीटर तक जाओगे आप, 4 मीटर तक जाओगे तो 3 मीटर तक आपको मिल गए 250। कितने मिल गए, 250। अब 1 मीटर एक्स्ट्रा और खोदा है तो उसके 50 और मिलेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 300। तो ये हमारे श्रेणी के क्या बन गए, पद बन गए। अब जो श्रेणी बन रही है मैं इस तरह लिखूंगा, तो पहले मीटर के लिए 250 देने पड़ रहे हैं, फिर देने पड़ रहे हैं 200, फिर 250 हो गए, फिर उसके कितने हो गए, 300। ठीक है, तो ये क्या है, उसकी मजदूरी ऐसे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे आ जाओ। तो ये इन दो पदों के बीच का अंतर D1, इन दो पदों के बीच का अंतर D2, इन दो पदों के बीच का अंतर D3 आपको पता है। और ये हमारा पहला पद है A1, ये हमारा दूसरा पद है A2, ये हमारा तीसरा पद है A3, ये हमारा A4। ठीक है, अब D1 जब आप निकालोगे यहाँ से, D1 निकालो तो A2 में से A1 घटाना पड़ेगा, A2 में से A1 घटाओगे। अब A2 कितना है, 200, 200 में से A1 यानी कि 150 घटाओगे तो कितना बचेगा, 50। कितना बचेगा, 50। अब ऐसे D2 निकालो, दूसरा अंतर निकालोगे तो A3 में से A2 घटाना पड़ेगा, A3 में से आपको A2 घटाना पड़ेगा। A3 कितना है बताओ, 250 में से A2 यानी कि 200 घटाओगे आप तो कितना बचा, 50 बचा। ठीक है, इसी प्रकार से D3 निकालो, जब D3 निकालोगे तो आप देखोगे तो D3 कितना है, D3 निकालोगे तो A4 में से A3 घटाना पड़ेगा, A4 में से A3 घटाना पड़ेगा। A4 कितना है बताओ, 300।
कितना है 300, ठीक है, और A3 कितना है 250। अब 300 में से जब आप 250 घटाओगे, 300 में से जब आप 250 घटाओगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे D1 कितना आ रहा है 50, D2 कितना आ रहा है 50, D3 कितना आ रहा है 50, यानी कि सभी अंतर क्या आ रहे हैं 50 50 50 के आ रहे हैं ना, बराबर आ रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि जो D1 है बराबर है D2 के और ये बराबर है D3 के, यानी कि सभी अंतर क्या है बराबर है। अतः यह क्या है, अतः AP है, अतः AP है, क्योंकि अंतर क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, अंतर क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है हल करना है, इसमें ऐसा कुछ भी और नहीं है, सिंपल सा इस तरीके से करके आना है, पूरे पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। क्लियर इतनी सी बात, और आई थिंक इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट यानी कि चौथे पार्ट की तरफ। देखिए आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी और चौथा पार्ट दे रखा है, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो क्या दे रखा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है वो मिश्र धन। तो ध्यान रखना जो एपी बनेगी किसकी बनानी है मिश्र धन की बनानी है, सूची बनाओगे ना श्रेणी किसकी बनाओगे मिश्र धन की बनाओगे, ठीक है। अब बोला है कि मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। किस पर जमा की जाती है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जा रही है और किसकी बात कर रहा है मिश्र धन, तो यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्र धन का सूत्र आपको पता होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं जो मिश्र धन है यानी कि मिश्र धन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अमाउंट, ए फॉर क्या होता है अमाउंट, और अमाउंट का सूत्र होता है पी फॉर प्रिंसिपल कोष्टक में 1 प्लस आर क्या होती है दर, यानी कि दर कितनी 8%, आर बट्टे 100 की पावर क्या टी, टी क्या है यहाँ पे टाइम, ए क्या है अमाउंट यानी कि मिश्र धन, और पी क्या है प्रिंसिपल यानी कि राशि ये जो दे रखी है, और आर क्या है दर यहाँ पे दे रही कितनी है 8%, और टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पे दे नहीं रखा है, यानी कि हमें अरे प्रत्येक साल की निकालनी पड़ेगी, बोल रहा है ना कि प्रत्येक वर्ष निकालनी पड़ेगी, यानी कि पहले साल की निकालो अमाउंट, फिर दूसरे साल का निकालो, फिर तीसरे साल का निकालो, चौथे साल का निकालो, 5 साल का निकालो, निकालते जाओ, ठीक है। तो आओ निकालते हैं। अगर बात करें फर्स्ट ईयर की, किसकी बात करें फर्स्ट ईयर, बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर की, ठीक है। फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं कि पहली साल में जो ब्याज मिलेगा सॉरी अमाउंट यानी कि मिश्र धन मिलेगा कितना मिलेगा, तो प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए भी तो मिलेगा, कितना 10,000 रुपए, एक प्लस आर, आर क्या दर कितनी है 8, कितनी है 8, और बट्टे में कितना है 100, और टाइम की बात करें तो कितना पहले साल है तो टाइम कितना होगा एक, कितना होगा एक होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बस और कुछ नहीं है, आओ कर लेते हैं। देखो ये 10,000 है, ठीक है, कितना है 10,000। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बता दूं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ कि इसके नीचे एक मान के एलसीएम लेके कर लो। देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, जैसे 1+8/100 है, इसके नीचे एक मान के 100 एलसीएम आ गया, 100 का ऊपर गुणा करो प्लस 8 हो गया, कितना होगा 108/100, और 100 से इसमें ऐसे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको काटना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा इसको काटना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसी तरीके से हमें करना पड़ेगा। और फिर 108 समझ रहे हो कितना 108, तो इस तरीके से हमें करना पड़ेगा, आप कर लेते हैं क्या दिक्कत है। देखो तो जब करोगे आप तो कोष्टक का मतलब क्या है, इसको सॉल्व करोगे तो देखो सॉल्व करोगे तो 100 कितना आएगा एलसीएम आएगा 100, कितना आएगा 100, और 100 का ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 100 और 8 कितना हो गया 108 हो गया पहले साल का। अब एक लगाए तो एक का मतलब क्या है वर्ग, वर्ग सॉरी एक का मतलब क्या है पावर, कितने की लगी पावर लगी एक, यहाँ पे कितनी लगी एक, और पावर का एक का मतलब क्या है एक बार ही गुणा, एक बार गुणा करोगे कोई फर्क पड़ेगा इस पर नहीं पड़ेगा ना, इतना आ गया, कितना आ गया इतना आ गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं आप यहाँ से इसको मत काटना, इसको मत काटना, क्यों क्यों मैं बता दूं, आगे होगी फिर आपको दिक्कत, आगे क्या होगी फिर दिक्कत, क्योंकि जब दूसरी साल का निकालोगे ना तो वहां पे होगी दिक्कत, क्या दिक्कत होगी मैं अभी आपको बताऊंगा जब करेंगे, ठीक है। लेकिन आप क्या करना सिंपल सा इसमें भाग दे देना 100 का, 108 में 100 का भाग दे दो, तो 100 का 108 में आप भाग दे दो सिंपल सा, यानी कि आप क्या लिख सकते हो इसको 10,000 कोष्टक में जब 100 का इसमें 108 में भाग दोगे तो नीचे में 100 कितने जीरो दो,
तो 2 अंक बाद पॉइंट आएगा, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट आएगा 1.08 लिख सकते हो इसको आप। क्या लिख सकते हो? 1.08 आप इसको लिख सकते हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ऐसे ही अब आप सेकंड ईयर का निकालो, सेकंड ईयर का निकालते हैं। अब सेकंड ईयर का निकालो तो 10,000 रुपये तो निकालोगे, और 1 प्लस दर कितनी है 8/100, यानी कि सेकंड ईयर यानी कि 2 साल का, यानी ऊपर कितना आएगा 2, टाइम कितना आएगा 2 साल, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, अब देखो अंदर तो वही सेम प्रोसेस चलेगा, लेकिन पावर एक थी, यहाँ पे बस 2 है, यानी कि ये वाली बात आएगी। क्या बात आएगी? ये, यानी कि 10,000 कोष्टक में 108/100 की पावर कितनी आएगी 2। अब पावर 2 है, ठीक है, यानी कि 108 का वर्ग करना पड़ेगा, 100 का वर्ग करना पड़ेगा। 108 का वर्ग यानी कि 108 का 2 बार गुणा, आपको वर्ग तो पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, अंदर इसमें भाग कर देना है सिंपल सा, यानी कि इसको लिख सकते हो 10,000 कोष्टक में जब 100 का भाग दोगे 108 में तो 1.08 का स्क्वायर, सिंपल सा इस तरीके से आपको लिख लेना है। ऐसे थर्ड ईयर का निकाल लो, थर्ड का, ठीक है, थर्ड ईयर का। अब थर्ड ईयर का निकालोगे 10,000 पे 8 की दर से, तो थर्ड ईयर का निकाल रहे तो टाइम कितना हो गया 3 साल। सेम प्रोसेस, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 10,000 कोष्टक में 1.08 की पावर 3, समीकरण कैसे आया, वही सेम ऐसे ही होगा, पावर कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे 3 साल का आ गया तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा ना, 108 का क्यों निकालना पड़ेगा, खटना है तो ना, खटना है काफी, ठीक है। तो हमने जो है 3 साल का निकाल लिया, बस इतना ही काफी है, आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है, अब जो श्रेणी बनेगी, अब आपको यहाँ पे ध्यान समझना है। अब जो श्रेणी बनेगी आपकी क्या बनेगी बताओ, तो पहले साल का मिश्र धन कितना आया है, ये वाला कितना आया है, तो पहले साल का मिश्र धन आया है 10,000 कोष्टक में 1.08, इतना आया है पहले साल का, कॉमा। अब दूसरा पद, दूसरा पद में दूसरे साल की आएगी, तो ये आ गया 10,000 में 1.08 का स्क्वायर। ऐसे ही तीसरे साल का देखो, तो 10,000 में 1.08 का क्यूब, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब आप यहाँ पे देखो क्या, एक चीज आपको ये समझनी है क्या, कि अब ये तो हमारी श्रेणी बन गई, यानी कि ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है पद, और इन दोनों पदों के बीच का अंतर क्या आता है D1, और इन दो पदों के बीच का अंतर क्या आता है D2। बस हमें D1 और D2 निकालने हैं, आओ निकाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे निकाल। अब D1 जो आएगा, D1 क्या आएगा, A2 में से A1 माइनस करोगे, A2 में से A1 माइनस करोगे तो A2 कितना है बताओ, देखो A2 में से A1 माइनस करोगे आप, अब A2 कितना है, ये रहा 10,000 और 1.08 का पावर 2, माइनस कितना 10,000 माइनस 10,000 क्वेश्चन 1.08, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, सिंपल सा एक काम आपको ये करना है कि दोनों तरफ से कॉमन लेके हल कर लो, क्या कर लो, कॉमन लेके हल कर लो। जैसे देखो, तो दोनों से 10,000 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 10,000 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और क्या कॉमन आ रहा है 1.08, यहाँ पे भी है, तो 1.08 भी कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखोगे तो अंदर बचा क्या, अंदर फिर कोष्टक में बचा क्या, तो कोष्टक लगाएंगे तो अंदर बचा 1.08, 1.08। अब ये तो पूरा का पूरा आ गया, माइनस के 1 बचा, क्या बचा माइनस के 1 बचा। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो 10,000 कोष्टक में 1.08, ठीक है। अब 1.08 में से एक जब आप घटाओगे तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 0.8 बचेगा, यही तो बचेगा 0.08, इतना बचेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ऐसे ही आपको D2 निकालना है, क्या निकालना है D2। अब चाहो तो यहाँ पे गुणा मत करो, देखो यहाँ पे D2 निकालो, यहाँ पे जब आप D2 निकालोगे तो D2 निकालने के लिए आपको A3 में से A2 माइनस करना पड़ेगा। अब A3 कितना है देखो, कितना है 10,000, कितना है 10,000 कोष्टक में 1.08 का क्यूब में से आपको माइनस करना पड़ेगा A2, कितना है 10,000
कितना है 10,000 1.08 का स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ से 10,000 कॉमन आ गया, 10,000 कॉमन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितना कॉमन आ सकता है, यहाँ से आ जाएगा 1.08 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे कम से कम पावर 2 है, कॉमन आ जाएगी। कोष्टक में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा क्या 1.08, और ये तो पूरा का पूरा आ गया माइनस के 1, ये बचेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो क्या 10,000, क्या 10,000 की पावर 1.08 का स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा कितना, कोष्टक में 0.8 बचेगा, ठीक है। इतना बचा कि नहीं बचा। तो आप मुझे बताओ, तो देखो इन तीन का गुणा करोगे और इन तीन का गुणा करोगे, लेकिन इसका एक बार और गुणा करोगे तो क्या ये कभी बराबर आ पाएंगे, तो ये दोनों एक जैसे तो है ही नहीं। देखो ये और ये क्या एक जैसे या नहीं ना, तो यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा आ गया वर्ग में, इसलिए D1 और D2 तो बराबर ही नहीं आ रहे हैं। यानी कि जो अंतर है सिंपल से यहाँ पे लिखते हैं कि D1 बराबर D2 नहीं है, D1 D2 बराबर है ही नहीं, तो अतः क्या बोलोगे, अतः AP नहीं है, अतः AP नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो बिना गुणा के। देखो आप कैलकुलेशन करना चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो, गुणा कर सब लो, क्यों वर्ग निकालते रहो, लेकिन अब बिना वर्ग क्यों निकालने करना चाहते हो तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप साफ साफ देख सकते हो ये कभी बराबर है ही नहीं D1 D2, और जब बराबर ही नहीं है तो AP नहीं है, सिंपल सा। तो आप क्या बोलोगे, AP नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको हल करना है, बाकी आपकी मर्जी है कि आप इनका वर्ग और क्यों निकाल के गुणा करते रहो। इतना सर हमारे पास टाइम नहीं, इतना सिर दर्द कला नहीं पाल सकते, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास को जो हम इतना ही रखेंगे, इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद मुझे लगता है अब आप में हिम्मत नहीं रही होगी, दिमाग काम नहीं कर रहा होगा आपका, ठीक है। तो लेकिन आपको समझ जरूर आया होगा। अगर थोड़ी भी दिक्कत हो तो एक बार और देख लेना। तो आज को इतना ही रखेंगे, ठीक है। आपको अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।